तो देश में चल रहे राजनीतिक उथल पुथल के बीच कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई जी खुद हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत मैं करूंगी, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा होगा, क्योंकि लोकतंत्र के बारे में बार बार कांग्रेस कह रही है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आपके लिए लोकतंत्र क्या है और क्यों आपको लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है? मेरे लिए वो लोकतंत्र है जहाँ पे जनता की आवाज़ है, वो मायना रखती है। मेरे लिए लोकतंत्र है जो संवैधानिक अधिकार जो है वो जनता के हैं, वो छीने ना जाए, वो मायना रखता है। मेरे लिए लोकतांत्रिक, जब हम लोग लोकतंत्र बोलते हैं तो ये मायना रखता है कि हम लोगों के लिए दिए गए फंडामेंटल राइट्स है, देश संविधान से चले, किसी की इच्छाओं के हिसाब से या किसी की दूसरी आइडियोलॉजीज के हिसाब से नहीं, पर देश अपने संविधान से चले और संविधान में मिले हुए जो अधिकार है वो छीनने का कहीं भी वहाँ पर प्रयास ना हो। और खास करके उस संविधान के अधिकारों को दिलाने के लिए जो संवैधानिक संस्थाएं बनी हुई हैं वो संस्थाएं अपने आप में स्वायत्त रहे, तब लोकतंत्र बचा रहता है। मेरे हिसाब से वही लोकतंत्र है। और जनता तय करती है कि शासन कैसा होगा और शासक कैसा होगा। शासक ये नहीं तय कर सकता है कि जनता क्या खाएगी, क्या पिएगी, क्या पहनेगी, क्या बोलेगी, क्या संस्कृति होगी। तो ये मेरे हिसाब से लोकतंत्र है। देश में इतने गंभीर मामले हैं, लेकिन हमने देखा जिस तत्परता के साथ राहुल गांधी के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया हो या फिर सदन में कार्यवाही हुई हो, क्या आपको लगता है कि ये सरकार की कायरता को, घबराहट को दर्शाता है? को डर राहुल जी से है, ये है कि राहुल जी बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। वो गरीब किसानों की बात रखते हैं, छोटे किसानों की बात रखते हैं, वो जनता के मूलभूत मुद्दे जो हैं उसको उठाते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स जो है उनको उठाते हैं। मोदी और शाह को, जिसको मैं सत्ता का नशा बोलता हूं, नरेंद्र का न है और शाह जो है उसका शाह है, न और शाह, ये सत्ता का नशा है, बड़ा जहरीला नशा है, बड़ा राक्षसी नशा है ये। तो ये जो नशा है वो अंदर से भीरू है और बाहर से वो मुखौटा जो है वो शेर वाला दिखाते हैं, और वो चाहते हैं कि राहुल जी की आवाज को कैसे दबाया जाए। मैं 23 मार्च को मैं सूरत में था, उसी कोर्ट में था। कोर्ट से पहले हम जब राहुल जी के साथ बात कर रहे थे तो लॉयर ने कहा कि हमको अगर सजा होती है तो माफीनामे में क्या मतलब माफीनामा टाइप का लिखेंगे। राहुल जी से सॉरी, मैं माफीनामा नहीं लिखूंगा, सजा जो 5 साल की हो, 2 साल की हो या 20 साल की हो। राहुल जी बोले कि मैं इस जो पूरी कानूनी प्रक्रिया है उसमें बेखौफ लड़ूंगा, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो ये जो राहुल जी के अंदर डर नहीं होना वो उनको डराता है। राहुल जी का जो एक लगातार सत्य और अहिंसा के मूलभूत सिद्धांतों पर जनता की लड़ाई लड़ना, वो नरेंद्र मोदी को डराता है। और उनको ये पता है कि नरेंद्र मोदी के काले कारनामे जो हैं, अदानी के साथ उनके जो मैं कहूंगा कि ऐसे रिलेशनशिप हैं, जो वो मुद्रा पोर्ट से लेकर हो या कच्छ में जमीन देने के वाले मामले में हो या उनके हर धंधे में जो शेल कंपनियां से उसका हो, या वो फिर जो राहुल जी लगातार उठाते हैं वो 20,000 करोड़ का, तो नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि उनके जो अमाप भ्रष्टाचार जो है वो सब कुछ लोगों के सामने आ जाए। इसलिए वो राहुल जी से डरते हैं। और वो डर के मारे राहुल जी का कौन होता है, वो यही नरेंद्र मोदी के भाजपा के एक सांसद अमरेली से हैं, मुझे याद है कि 3 साल की सजा हुई है एट्रोसिटी के केस में, जिसको 3 साल की सजा के बावजूद जितने हफ्ते लगे उस सजा को, और वो भी कांग्रेस जाके लड़ती है तब जाके उसको, उसका संसद पद है जो उसको निरस्त करवाती है, सुप्रीम तक कांग्रेस को जाना पड़ता है, तब भी वो निरस्त नहीं करने वाले नरेंद्र मोदी जितने हफ्तों तक ये लड़ाई अपने एक सदस्य के लिए लड़े, राहुल जी को उतने घंटे भी नहीं दिए। 24 घंटे के अंदर अंदर सदस्यता का निरस्त कर देना और अब मकान खाली करवाने का जो बात करना, मुझे लगता है ये शर्मनाक है, वो डरपोक है, वो कायराना हरकत है। हमारे कोई साथी बहुत सारा अच्छी बात एक जो कही मैं आपके सामने करना, कि जिस राहुल गांधी के नाना ने, परनाना ने अपना आनंद भवन 40 कमरों का कांग्रेस को दे दिया, अपनी संपत्ति का 90% से ज्यादा हिस्सा जो है वो आजादी के जंग में कांग्रेस के महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा में उनके चरणों में धर दिया, आप उसको घर खाली करवाने की बात करते हो। तो मतलब क्लियर है कि आपके मन में कहीं ना कहीं वो डर आज भी है,
वो गांधी और नेहरू की आइडियोलॉजी वाला डर, वो बेखौफ राहुल गांधी जो है उसका डर है आपको। आपने जिक्र किया जिस पूरे मामले में सब कुछ कार्रवाई हुई, मेरा सवाल उससे जुड़ा हुआ कि कोलार में जो भाषण दिया था राहुल गांधी ने, उसमें मोदी का उन्होंने जिक्र किया, उस पर पूरी कार्रवाई हुई, लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि ओबीसी को नीचा दिखाने के लिए उन्हें टारगेट कर उनके लिए सब कुछ कहा गया और लगातार इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? भाजपा की बालिशता है और लगातार जो उनके षड्यंत्र होते हैं, राजनीतिक षड्यंत्र, भाजपा और संघी लगातार हमारे देश को जाति, धर्म, प्रदेश और भाषा के नाम पर बांटने का काम करते हैं। वो हर जगह पे वो ढूंढते रहते हैं कि यहाँ धर्म के नाम बांटा जाए या यहाँ पर जाति के नाम बांटा जाए या प्रदेश के नाम। वास्तविकता कुछ और है। मैं ओबीसी से हूँ, वो भी भारत की ऐसी ओबीसी जिसको घुमंतु जातियाँ जिसको कहते हैं, वो घुमंतु जातियों से हूँ मैं। राहुल जी मेरे जैसे व्यक्ति को खेतों में या पशुपालन के गाय भैंस चराते हुए व्यक्ति को ढूंढकर एक ऐसे संगठन का अध्यक्ष बनाते हैं जो आरएसएस से भी बहुत बड़ा संगठन एक समय पे हुआ करता था और आज भी अपनी ऊंची उड़ान भरने की कोशिशों में। तो सेवा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आइडियोलॉजी का, कांग्रेस पार्टी का विचारधारा वाला जो संगठन है, उसका अध्यक्ष बनाते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं संघियों को और भाजपियों को, आरएसएस में एक बार तो उसके मुखिया के तौर पे कोई ओबीसी को, कोई दलित को, कोई आदिवासी को, कोई माइनॉरिटी को या महिला को बिठा दीजिए ना, कोशिश तो करिए। अब जब जब भाजपा चुनाव लड़ता है ओबीसी के चेहरे को आगे करता है और चुनाव जीतने के बाद नॉन ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाता है। वो चाहे आप गुजरात ले लो, चाहे आप यूपी ले लो, चाहे आप हरियाणा ले लो, चाहे आप महाराष्ट्र ले लो, हर जगह पे, चाहे आप कर्नाटका ले लो, हर जगह पे, इवन छत्तीसगढ़ 15 साल चुनाव लड़ा ओबीसी के नाम पर, मुख्यमंत्री बनता है कोई और। तो ये भाजपा लगातार, और मैं सवाल पूछना चाहता हूं संघियों को, भाजपियों को, भैया आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो संघ की बनी है 49 लोगों की है, वो 49 में से एक महिला हो तो दिखाओ, वो 49 में से एक आदिवासी है तो दिखाओ, उस 49 में एक दलित है तो दिखाओ, उस 49 में एक ओबीसी है तो दिखाओ। तो जहां से आपका निर्णय होता है नागपुर से, जो आपका जो सब कुछ पर्दे के पीछे से कठपुतलियों का खेल करवाता है, वहां तो ओबीसी को कोई स्थान नहीं है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी देख लीजिएगा, भाजपा का जो मुख्य जो उनका संगठन का खाका है देश भर का, उसको देख लीजिएगा, इनको अधिकार ही नहीं है ओबीसी की बात करने का। और दूसरी बात, जिन मोदी की बात राहुल जी ने कही है, वो नीरव मोदी और ललित मोदी या मेहुल चौकसी, वो कब ओबीसी के हो गए? वो सबसे बड़ा सवाल है। सवाल और दूसरी बात है कि आप चोरी को ओबीसी से जोड़ देते हो। राहुल जी ने कहा है चोर कौन है, वो चोर के नाम दिए हैं। चोर को आप किसी जाति से जोड़ने का कार्य तो भाजपा कर रही है, और मेरे हिसाब से तो पूरी की पूरी भाजपा जो है, हम जैसे कई ओबीसी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता है, उसको उस कटघरे में खड़ा करना चाहती है। जैसे चोरी वाला सिंबल है ओबीसी के साथ लगा रही है। ये तो भाजपा की साजिश है। विपक्ष जनता की आवाज है और जनता के मुद्दे पुरजोर तरीके से राहुल गांधी लगातार उठा रहे थे सदन में। अब जब क्योंकि वो नहीं है सदन में, तो क्या आपको लगता है ये देश का भी नुकसान है? देखिए, मुझे तो आश्चर्य हुआ एक तरीके से कि भाजपा इतनी गलती कैसे कर बैठा। वो सोच रहा है कि उनकी चाल है के हिसाब से राहुल जी की आवाज को बंद करेगा। यही गलती इंदिरा जी के लिए, जब इंदिरा जी के खिलाफ जो उस समय के पक्ष थे उन्होंने लड़ते हुए की थी कि इंदिरा जी की आवाज़ को बंद करेंगे, और इंदिरा जी है वो बेबाक तरीके से लड़ के वापस जब आई थी तो उनको पता चला था कि ये शेरनी है। और अब राहुल जी के बारे में भी मैं यही कहना चाहूँगा कि वो संसद में उस आवाज़ को रोक सकते हैं। कोशिश तो वही है कि राहुल जी ना बोलें, कोशिश तो वही है कि राहुल जी आप चुप हो जाओ ताकि हम फिर आप पर एक्शन ना लें। वो ईडी क्यों भेजी गई थी? वो ईडी लगातार राहुल जी को, सबसे ज्यादा बार अगर किसी को बुलाया है ईडी ने तो राहुल जी को बुलाया है। सो ईडी भेज के देखा, नहीं कुछ हुआ। सजा दे के 2 साल का देखा, नहीं कुछ हुआ। सदस्यता रद्द करके देखा, नहीं कुछ हुआ। राहुल जी फिर भी बोलते हैं अब घर खाली करवाने का बोल रहे हैं। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेंगे, आप चुप हो जाओ। राहुल जी और ताकत से बोलते हैं क्योंकि जनता राहुल जी के साथ और आगे बढ़ने। मैं तो धन्यवाद करता हूं भारत की जनता का कि शायद देर आए दुरुस्त आए। पहले आप राहुल जी को कम समझ पाए थे, पर आज़ादी गौरव यात्रा के बाद और उसके बाद का जो ये सिलसिला है और ईडी के समय से, तो जनता है वो और मजबूत तरीके से राहुल जी के साथ जुड़ती है। आप कभी देखना ट्विटर के अंदर भी मोदी के कई
बेनामी फॉलोवर्स हैं, मुझे नहीं पता है कि कौन है कौन नहीं है, पर उसके 1/4 फॉलोवर्स राहुल जी के ट्विटर पे हैं। पर जब लाइक्स की बात आती है, रीट्वीट की बात आती है, जब वो पॉजिटिव कमेंट्स की बात आती है, तो राहुल जी 10 गुना ज्यादा मोदी जी से आगे चल रहे हैं। तो ये क्या है? मतलब वो एक तरफ सच्चाई है और एक तरफ फेक है। डराने से, आवाज बंद करने से नहीं होने वाला। अपने लाइक्स की बात की तो मुझे लगता है, क्या आपको ये लगता है कि जो लोकप्रियता मिल रही थी खासतौर पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को, उस लोकप्रियता से भी घबराहट, बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के अंदर थी? ये दिखता भी है। देखिए, आपने पूरे भारत जोड़ो यात्रा में मैं लगातार साथ रहा हूं, मैंने देखा भी है कि जो सिंप्लिसिटी के साथ पूरी यात्रा चली, राहुल जी ने जो एक डिटर्मिनेशन के साथ जो यात्रा में लगातार अपनी एक भूमिका अदा की, तो क्योंकि उससे पहले मैंने भी एक यात्रा पूरी गुजरात से लेकर दिल्ली तक 1275 किलोमीटर की थी, पर हमने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी उसमें रखी थी समय को लेकर। और राहुल जी अड़े हुए थे 6 बजे, इतना चलना ही है, और बारिश आएगी तब भी चलना है, ठंड हो तब भी चलना है, बर्फ गिरेगा तब भी चलना है। आपने देखा होगा कश्मीर में जो एक तरफ स्नोफॉल हो रहा था, फिर भी राहुल जी भाषण दे रहे थे। तो ये जो भूमिका है भारत की जनता को, राहुल जी में जो अंदर की जो ताकत है, उसकी नैतिक जो ताकत है, वो जो हिम्मत है, उसको लेकर भारत की जनता राहुल जी के प्रति उसका प्यार बढ़ता जा रहा है। इसलिए भाजपा बौखलाई हुई है। और दूसरी, उन्होंने जो बात रखी है लगातार, जो एक नैरेटिव सेट हुआ है इस देश के अंदर कि हमें कैसा भारत चाहिए, जो तपस्वियों का भारत, जो किसान मजदूर इस देश को सच में, इस देश की जो निर्माण की नींव रखने वाली इस देश की जनता है, जो मेहनत कश है, हम उसको नहीं मानते हैं और सिर्फ उद्योगपतियों को सब कुछ देते रहे। तो राहुल जी ने एक आम जनता का भारत होगा या खरबों अरबों का भारत का जो इनका जो भाजपा का सोच है वो होगा, तो एक पूंजीवादी साम्राज्यवादी संस्कृति के सामने एक भारत की लोकतांत्रिक जनवादी जनहितैषी जो संस्कृति है उसको उजागर करने का कोशिश किया। और उसमें भी जब कहा ना कि ये तो भोले की बारात है, इस भोले की बारात में हर कोई आएगा, तो इनको इस भोले की बारात से और भोले की बारात प्रकार की जो इस प्रकार की जो आंदोलन की एक मुहिम छिड़ी है, उससे भाजपा डरा हुआ है। और राहुल जी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उससे वो लोग जड़ा है। और सही बात है ना कि वो उनका काम है डंडा लेकर निकलना और हमारा काम है झंडा लेकर निकलना। हमारे साथी इन नारों में भी कहते हैं, अगर तुम डंडों से तोड़ोगे तो हम झंडे से जोड़ेंगे, अगर तुम्हारे हाथ में डंडा है तो हमारे हाथ में झंडा है। और वो भी कौन सा झंडा? तो साथी नारों में ही जवाब देते हैं, मेरे देश का झंडा तिरंगा, अब नहीं चलेगा दो रंगा। दो रंगे के बारे में कभी कबीर ने भी कहा है कि दो रंगी लोगों का विश्वास नहीं करना चाहिए, और भाजपा का तो झंडा ही दो रंगा है। हमारे लिए तिरंगा झंडा देश के सभी जाति धर्म को समान मानने वाला है। और हम लोग कहते हैं कि ये तिरंगी जो सोच है वो इस भारत की विरासत है। आप उसको दो रंगी करके धर्म के नाम पर बांटना चाहते हो, वो नहीं करने देंगे। तो राहुल जी उनकी नफरत के पैगाम के सामने, नफरत के प्रचार के सामने मोहब्बत का पैगाम लेके जाते हैं, उससे भाजपा डरी हुई है। वो सबको गले लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी भाई। वो राहुल जी नहीं देखते हैं कि आप कौन सी जाति से हैं, कौन से धर्म से हैं। राहुल जी तब भी नहीं देखते हैं कि आपके कपड़े जो है वो पसीनों से या मिट्टी से शायद मैले हैं, कि आप व्हाइट कॉलर हो या आप कौन से हो, आपके कौन से संप्रदाय से हो। राहुल जी नहीं देखते, हर किसी को गले लगाते हैं। मोदी जी को प्रॉब्लम है इससे, क्योंकि वो तो सिर्फ अदानी और अदानी जैसे जो और उद्योगपति हैं उन्हीं को गले लगाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास बातचीत के लिए। देखिए, कांग्रेस का संदेश एकदम साफ है कि तुम डंडा लेकर निकलोगे तो हम झंडा निकलेंगे, और इसी को राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं।